नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। कोई भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, आने वाले समय में हर एक एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं नियर विच फोर्ट अ बैटल वॉज फाउट इन मई 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड गोरखाज इन विच भक्ति थापा वॉज किल्ड। तो बोलते हैं कि मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में जो था वो युद्ध हुआ था, जिसमें भक्ति थापा जो था वो मारा गया था। देखो, एक युद्ध हुआ, कब हुआ? 1815 में हुआ। कौन से महीने में हुआ? मई महीने में हुआ। किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच में हुआ। इस युद्ध का जो होने का स्थान था वो था मल्लाओं। ये मल्लाओं के किले में हुआ था, जहां पर भक्ति थापा जो था वो मारा गया था। इसके पीछे की पूरी कहानी जो है वो जान लीजिए। जब 1815 की स्टार्टिंग ही हुई थी तो मेजर ऑक्ट्रोलोनी हुआ करते थे। मेजर ऑक्ट्रोलोनी ने क्या किया कि जो गोरखा थे उनके खिलाफ जो था वो विरोध करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर धावा बोल दिया। अब उनके ऊपर धावा बोल दिया गया था तो पहले तो इन्होंने जाकर मल्लौन के किले में जाकर शरण ली। बहुत सारे किले जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिए। अब गोरखा जो था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे। ये जब मारने लगते थे ना किसी को, तो देखते नहीं थे कि इंसान है या फिर कुछ और है, वो एकदम से मार देते थे और बड़ी क्रूरता के साथ जो था ये मारते थे उनको। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जब ये आगे आगे बढ़ रहे थे ना ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने कहलूर का साथ ले लिया। कहलूर के साथ साथ इन्होंने हिंडूर का साथ भी जो था वो ले लिया। अब दो रियासतें ब्रिटिशर्स ने अपने साथ ले ली। फिर ये आगे बढ़े और इन्होंने जो था वो क्या किया, मल्लौन के किले के ऊपर हमला बोला और इन्होंने भक्ति थापा को वहां पर मार गिराया। भक्ति थापा बड़ा ही फेमस लीडर था गोरखाओं का। जैसे ही भक्ति थापा मरा तो इनका जो गोरखा थे ना, इनका आत्मविश्वास टूट गया और धीरे धीरे चलकर अमर सिंह थापा, जो एक लीडर हुआ करता था इनका, उसको भी वो हथियार डालने पड़े थे। उससे पहले का सिनेरियो समझिए कि क्या हुआ था। जब कांगड़ा का राजा हुआ करता था संसार चंद, तो उसने बड़े अत्याचार जो था वो पहाड़ी रियासतों के ऊपर किए। बिलासपुर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट वहाँ से हुआ। बिलासपुर के राजा ने क्या किया, गोरखाओं को इनवाइट किया और कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप यहाँ पर आओ और ये जो संसार चंद है उसके ऊपर आक्रमण बोल दो। तो इन्होंने संसार चंद के ऊपर आक्रमण बोला। महल मोरियां, जो कि हमीरपुर में पड़ता है प्रेजेंटली, वहां पर युद्ध भी हुआ और ये युद्ध संसार चंद हार गया। संसार चंद को कांगड़ा के किले में जाकर शरण लेनी पड़ी। गोरखा कांगड़ा के किले को नहीं इन्वेड कर पाए, परंतु संसार चंद जो था वो कांगड़ा के किले में बंदी बन गया। एक तरह से उसको काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहने पड़ा। उसने अपने भाई को भेजा महाराजा रणजीत सिंह के पास कि जाओ उनसे सहायता मांगो। रणजीत सिंह ने बोला ठीक है, मैं सहायता कर दूंगा, परंतु अपना किला मुझे देना पड़ेगा। तो 1809 में एक ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसके तहत किला देना पड़ा था। कुछ और भी जो गांव वगैरह थे वो भी देने पड़े थे और फिर ये संधि के बाद जो था वो गोरखाओं को वहाँ से भगाया था। इस तरह से सारा सिनेरियो हुआ था, ये ध्यान रखना। और मल्लौन का किला भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज्ड टू मैरी हिज डॉटर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव हिज ऑनर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह जीर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा रियासत के कौन से राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया था और महाराजा रणजीत सिंह को उनके क्रोध का महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से बचने के लिए उन्हें भागना पड़ा था। देखो, एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने ये सारा काम किया था, तो ये थे अनिरुद्ध चंद। अब पूरा सिनेरियो समझिए। जो कहानी मैंने पढ़ी है वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी इस तरह से है कि संसार चंद जो हुआ करते थे उनकी दो बेटियां हुआ करती थी और अनिरुद्ध चंद जो थे वो संसार चंद के बेटा थे। तो संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद जो था वो राजा बने। दो बेटियां थी, इनमें से एक का हाथ जो था वो ध्यान सिंह ने मांग लिया और मांगा कैसे? महाराजा रणजीत सिंह के माध्यम से। अब ध्यान सिंह जो था वो जम्मू का राजा हुआ करता था। एक्चुअली में यहाँ पर प्रेस्टीज इशू आ गया। इशू इस तरह से आया कि अनिरुद्ध चंद खुद को बड़ा मानते थे, इनकी राजघराना जो था वो बड़ा था और ध्यानचंद जो थे ये जम्मू के राजा थे, इनका राजघराना उस टाइम थोड़ा सा छोटा हुआ करता था और ये किसी के आशीर्वाद से राजा बने थे, बाई बर्थ ये राजा थे भी नहीं। उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह के डर से महाराज अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, यस कर दी कि ठीक है कर लेंगे, परंतु इन्होंने एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि इनकी मदर की डेथ हुई है तो 1 साल तक ये कोई भी शादी वगैरह नहीं कर सकते एज पर राजपूत रिचुअल्स। तो ठीक है जी, नहीं हुई 1 साल तक। जैसे जैसे इसमें बढ़ता गया अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, रियासत छोड़कर जो था ये भाग गए, सतलुज नदी पार करके जो था वो दूसरी साइड चले गए। अब जैसे ही इनको पता चला तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना भेज दी।
सेना भेज दी कि जाओ भाई इनको पकड़ो जाकर और पकड़ कर लेकर आओ। जब तक इनको कोई पकड़ पाता, ये सतलुज नदी पार कर कर ब्रिटिश टेरिटरी में जो था वो जा चुके थे, तो इनको नहीं पकड़ पाए। और फिर बाद में चलकर क्या हुआ, इनके एक भाई थे अनिरुद्ध चंद के, और उन्होंने जो था वो संधि कर ली। उन्होंने अपनी ग्रांड डॉटर का हाथ जो था वो ध्यानचंद की बेटे के हाथ में दे दिया था, और बाद में चलकर शायद वही राजा बने थे। इस तरह से सिनेरियो हुआ था। तो ये आपने सारा जान लिया। अब जानिए कि अनिरुद्ध चंद से पहले जो था वो संसार चंद राजा हुआ करते थे। अनिरुद्ध चंद राजा कब बने, लगभग 1823 के आसपास ये राजा बने थे। उससे पहले संसार चंद राजा हुआ करते थे। और महाराजा संसार चंद के बारे में आपने क्वेश्चंस अभी पढ़ने हैं हमने ब्लोक्रा सीरीज में, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। परंतु कांगड़ा रियासत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। देखो, ये जो आपकी कांगड़ा रियासत है ना, इसको अलग अलग विद्वानों के द्वारा मेंशन किया गया, अलग अलग ग्रंथों में मेंशन किया गया। तो महाभारत, पुराण, रासतरंगिनी, इन सब में देखने को इसका मेंशन मिलता है। अष्टाध्यायी में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। महाभारत में कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो यहाँ के त्रिगर्त के शासक थे ना, सुशर्मा चंद्र, उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। त्रिगर्त की राजधानी हुआ करती थी नगरकोट में। तो नगरकोट को अलग अलग नामों से जो था वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया। जैसे कि महमूद गजनवी के एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था उत्वी। उत्वी ने अपनी पुस्तक में जो था वो भीमनगर कहकर इसे मेंशन किया था। फरिश्ता ने इसे भीमकोट जो था वो कहा था। तो वो भी आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ब्लोक्रा सीरीज में, थोड़ा सा रिवीजन आपका यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलेस हुज डेथ गेव राइज टू सक्सेशन स्ट्रगल। तो बोलते हैं कहलूर के शासक बताइए जिनकी मृत्यु निसंतान हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो था वो उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष हुआ। तो ये थे कहलूर के राजा कौन, खड़गचंद। ऑप्शन बी सही आंसर है। खड़गचंद का कहते हैं कि 11 वर्ष की आयु में ये राजा बन गया। और ये जो इसका पीरियड है बड़ा ही डार्केस्ट माना जाता है, बड़ा ही काला युग जो है वो उसका माना जाता था। इसने क्या किया, राजा बना, उसके बाद इसने अपने ही सगी संबंधियों से जो था वो उनकी जागीरें जो था वो छीनना शुरू कर दी थी। इसके एक चाचा हुआ करते थे मियाँ जगत चंद। उन्होंने जो था ये समझाने की कोशिश भी की, परंतु ये नहीं समझा। तो बाद में चलकर बड़ा डार्केस्ट सा पीरियड था। और उसके बाद चेचक का रोग फैला हुआ था। उस टाइम ये अम्बाला में था, तो अम्बाला में इसकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। अब मृत्यु जब हुई थी तो इसका कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। तो ऑब्वियसली जो था वो स्ट्रगल तो होना ही था। तो मियाँ जगत चंद जो इसका चाचा था उसको जो था वो राजा बनाया गया था। मियाँ जगत चंद के बाद हीरा चंद जो था वो यहाँ का शासक बना। और हीरा चंद जो था, आपने ध्यान रखना है कि इसका पीरियड बड़ा ही गोल्डन स्वर्ण युग जो था वो बिलासपुर का माना गया। इसने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ भी जो था वो दिया था, ये ध्यान रखें। खड़गचंद से पहले महान चंद शासक हुआ करता था। और महान चंद वही था जिसने गोरखाओं को इनवाइट किया था 1804-05 के करीब कि आप यहाँ पर आओ और संसार चंद को जो है वो हराओ, हम आपकी सहायता जो है वो करेंगे। तो वो यही था ये महान चंद। और विजय चंद भी ऑप्शन में दिया गया है। तो विजय चंद के बारे में आप क्या जान सकते हैं, विजय चंद के बारे में आपने ध्यान रखना है कि विजय चंद भी जो था वो बिलासपुर का शासक था। और इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाई थी बहादुरपुर में। ये क्वेश्चंस मैंने कई बार टेलीग्राम में क्विज की फॉरम पर भी डाला है, ये ध्यान रखिए। अमरचंद भी क्या यहाँ का राजा था, तो आपने ध्यान रखना है कि अमरचंद जो था ये भी यहाँ का राजा था। और इसके आंदोलन में जो था वो जुग्गा आंदोलन जो बिलासपुर में हुआ है ना 1883-4 के आसपास, वो इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। ठीक है, जुग्गा आंदोलन हुआ था, लोगों ने खुद को झुग्गियों के अंदर जिंदा ही जो था वो जला लिया था। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो बिलासपुर के आपने जान लिए इन चारों राजाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अराउंड विच ईयर वॉज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय सिख्स। तो बोलते हैं कि किस कार्यकाल के दौरान, किस वर्ष के आसपास जो था वो लाहौल को सिखों ने अपने अधिकार में ले लिया था। स्टार्टिंग में तो लाहौल का कार्यकाल अच्छा रहा, इस तरह से रहा कि इसको जो था वो कोई इन्वेड नहीं कर पाता था, बड़े बाहर की टेरिटरी थी। परंतु जैसे जैसे पहाड़ी रियासतों ने यहाँ पर इन्वेड करना स्टार्ट किया, वैसे ही फिर गोरखा वैसे ही जो था गोरखा तो नहीं पहुँच पाए, परंतु वैसे ही ब्रिटिशर्स, वैसे ही सिख जो था वो यहाँ पर धीरे धीरे इंटरफेयर करने लग पड़े थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि सिखों ने जो था वो कब इसको अपने अधिकार में लिया। तो ये बात है लगभग 1840 और 41 के बीच की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, जब ये ब्रिटिशर्स के अधीन जो था, जब ये सिखों के अधीन जो था वो आ गया था। लाहौल जो था वो 1840-41 में सिखों के अधीन आ गया। यहाँ से आप क्या जान सकते हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं कि जब 1846 में अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बाद स्पीति जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1846 के बाद ये किसके अधीन आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था।
और आपने ध्यान रखना है कि 1839 में एक कनिंघम हुआ करता था, यात्री था, इसने भी जो था वो लाहौल की यात्रा जो था वो की थी, ये ध्यान रखिए। और सिखों के सेनापति जोरावर ने जो था वो 1835 में लद्दाख, झांसकर और स्पीति पर जो था वो आक्रमण भी किया था। एक क्वेश्चन हमने बहुत पहले पढ़ा है, काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय यहाँ पर नोनो वजीर हुआ करते थे। कौन वजीर हुआ करते थे? नोनो वजीर जो था वो हुआ करते थे। अगर हम लाहौल के ओरिजिन की ही बात करते हैं तो लाहौल और स्पीति ये अलग अलग रीजन है दो। लाहौल रीजन की जब भी बात की जाती है तो लाहौल का मतलब होता है दक्षिण जिला। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसे अलग अलग तरह से मेंशन किया गया। जैसे कि एक विद्वान है राहुल संकृत्यान ने इसे देवताओं की भूमि कहकर जो था वो मेंशन किया, जबकि अन्य जगहों पर इसे दर्रे का देश भी जो है वो कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है लाहौल के बारे में। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं में यहाँ पर तिनान भाषा बोली जाती है, पुनान भाषा बोली जाती है। और लाहौल स्पीति वैली के बारे में आप जानते हैं, चंद्रा भागा वैली के बारे में जानते हैं। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जो तांडी नामक स्थान पर आकर मिलती हैं, तो उनके बारे में भी जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हु लेड द गोरखा रेजिमेंट्स 1857 रिवोल्ट एट जतोग कैंट। तो बोलते हैं कि 1857 में जो जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो था वो सूबेदार भीम सिंह ने जो था वो किया था। ऑप्शन बी। यहाँ से पूरा सिनेरियो समझिए। हुआ क्या था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि उस टाइम शिमला के पहाड़ी रीजन जो था उसके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो उस टाइम कमांडर इन चीफ जो था वो जनरल एंशन हुआ करते थे। जनरल एंशन जो था वो कमांडर इन चीफ थे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये जो यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 का रिवोल्ट किसने लीड किया, तो ये सूबेदार भीम सिंह ने जो था वो लीड किया था। सूबेदार भीम सिंह ने जो था वो अपनी सैनिकों के साथ मिलकर जो था विद्रोह किया था और इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर लूटा तो उसके बाद शिमला में अफवाह फैल गई कि विद्रोही जो है विद्रोही सैनिक आ गए हैं और शहर को लूट लेंगे। तो उस टाइम तो अंग्रेजों की मदद भी जो था वो की गई थी। कोटी बल्सन जैसी रियासतों ने उस टाइम, और बिलासपुर ने भी जो था वो यहाँ पर मदद की थी आकर। सिरमौर ने भी जो था वो यहाँ पर, चंबा जो इतने दूर है यहाँ से, वहाँ के भी राजा ने जो था वो, राजा उस टाइम श्री सिंह हुआ करते थे चंबा के, उन्होंने मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में एक सेना जो था वो भेजी थी। सूबेदार भीम सिंह जो थे इनको पकड़ भी लिया गया था, जेल में भी डाल दिया गया था, परंतु सूबेदार भीम सिंह ने जेल से ये भाग गए थे और भागकर वहां से अपनी जान बचाई थी। भागकर ये बुशहर के राजा के पास जाकर इन्होंने शरण ली थी। आपको पता है ना कि बुशहर के राजा एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, और उस टाइम चाहते थे विलियम है कि बुशहर के राजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके पास ना सैनिक, इनके यहाँ से एक सड़क गुजर कर जा रही थी, उसका भी निर्माण चला था, तो अंग्रेजों के लिए वो भी समस्या बन जाती। तो ये सैनिकों की कमी और भी बहुत सारे रीजंस के कारण जो था वो नहीं एक्शन ले पाए थे। ये सारा ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बोलते हैं विच इज दी बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। तो बोलते हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जो है इनका बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर इनका जो था वो जन्म हुआ था। देखिए इनका जन्म जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कहाँ पर हुआ था? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गुरनक्कड़ गांव में जो था वो हुआ था। गुरनक्कड़ गांव, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कई बार ये गांव ना देकर डाडा शिबा गांव दिया जाता है, तो ये डाडा शिबा भी जो है वो सही आंसर होगा। ध्यान रखना है डाडा शिबा गांव जो है वो कहाँ पर है? डाडा शिबा गांव कांगड़ा में है और यहीं पर पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थल है। या फिर गुरनक्कड़, ध्यान रखें, बहुत बार डाडा शिबा दिया गया है। सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं कि इनका जो घर है उसको संजो कर रखा जाए, उसको एक हेरिटेज जो विरासत अपनी कहते हैं हम, उसको बनाकर रखा जाए ताकि लोग जो है वो यहाँ पर आ सकें, विजिट कर पाएं। और होपफुली कि अब जब कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जा रहा है तो इस तरह की चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा जो है वो मिलेगा। बात करते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की, तो इनका जन्म 1882 में जो था वो हुआ था। इन्हें जो था वो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। ओरिजिनली इनका नाम ऐसा नहीं था, इनका नाम कांसीराम था, तो पहाड़ी गांधी इनको कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो इनको पहाड़ी गांधी कहकर संबोधित किया था। इन्हें पहाड़ों का बुलबुल भी कहा जाता था, पहाड़ी बुलबुल इनको कह देते थे। तो सरोजनी नायडू थी जिन्होंने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर जो था वो सबसे पहली बार संबोधित किया था। आपने ध्यान रखना है कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था तो उसके बाद ये मिले भी थे एक बार, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से, तो इन्होंने जो था उसके बाद शपथ खाई थी कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती ये काले कपड़े जो है धारण कर रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली 1843
ही में जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना आपके लिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? कब हुई थी? ईयर मैं बता देता हूँ, डेट आपने बतानी है। 1931 ईयर था। डेट आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एग्जैक्टली डेट बताना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। बोलते हैं इन विच ईयर सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर ब्यास नियर मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर ये जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, जिसे मौलक ब्रिज भी कहा गया, ये कब बनाया गया था? तो देखिए, ब्यास नदी पर जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है वो लगभग 1878 में बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब सस्पेंशन ब्रिज की कहानी जान लेते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि सुकेत रियासत हुआ करती थी। सुकेत की एक शाखा है मंडी, और मंडी के राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान जो था ये सस्पेंशन ब्रिज बना था। मंडी के राजा विजय सेन थे। इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था ये विजिट किया गया था उस टाइम मंडी को। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। विजय सेन ने 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया था, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। विजय सेन ने 1874 में जब इनका कार्यकाल हुआ करता था तो सर हेनरी डेविस के द्वारा जो था वो यहाँ की यात्रा की गई थी, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था। लगभग 1877 में जो था इन्होंने दिल्ली दरबार में जो था वो भाग लिया था। आपने ध्यान रखना है कि इन्हें जो था श्रेय जाता है, इन्होंने मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण भी जो था वो करवाया था। और इनकी मृत्यु अनफॉर्चुनेटली 1902 में 1902 में जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये आप ध्यान रखें। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में तो पता, ब्रिज के निर्माण को लेकर कोई भी डाउट मन में मत रखना। 1877 1878 में ही इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा कोई और डाउट मत रखना कि आपने कहाँ पर क्या पढ़ रखा है। एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूँ वो सही आंसर इसका है। ये डाउट नहीं रहना चाहिए अब आपके मन में। ये कमेंट्स, क्योंकि एक इस तरह से पहले सिनेरियो, कल हमने बजट सेशन जो था वो डिस्कस किया था। बजट सेशन में पहले तो कहा जाता था कि 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा, हमने पढ़ा भी था गिरिराज पत्रिका से। परंतु अब जो बजट आया ना, तो उसमें एग्जैक्टली मैंने बताया आपको, जो एग्जैक्टली बजट में लिखा गया था कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बना देंगे और मार्च 2026 तक जो है वो बनाया जाएगा। तो वहाँ पर बता रहे थे कि हमने 2025 पढ़ा है, नहीं, अब टारगेट चेंज हो गया है, 2026 मार्च तक जो है वो बनाया जाएगा। ये एग्जैक्ट टारगेट है और एग्जैक्ट यही ध्यान रखना है। अब एग्जैक्टली यही एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ये हो गया डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश का है उसका अनुमानित एरिया बताइए कि लगभग उसका एरिया है कितना आखिरकार। देखो, अगर हम कांगड़ा जिले की बात करते हैं ना, तो कांगड़ा जिले का जो एरिया, तो इसका एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कांगड़ा का एरिया आपको पता चल गया कि कितना है, 5739। परंतु जरूरी तो नहीं कि हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कांगड़ा जो है वो कितना % एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। तो ये 10.31% एरिया जो है वो कवर करता है। कितना? 10.31% एरिया जो है ये कवर करता है। 10.31% एरिया ये कवर करता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कांगड़ा की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कितना है? तो 263 जो है वो कांगड़ा का घनत्व है एज पर 2011 सेंसस। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले और उनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे बड़ा जिला जो है वो है लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया। ये जो कांगड़ा है ये इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा है। लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा है। लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जिला है हमीरपुर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है और इसका जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखें। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है उसकी भी हमने बात की। तो कांगड़ा की पॉपुलेशन आप ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 15,10,075 अप्रॉक्सीमेटली में ही ध्यान रखिए 15 लाख जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी आपको नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ का एरिया नहीं भूलना चाहिए, कितना % कवर करता है नहीं भूलना चाहिए। और आप सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का एरिया ज़रूर पता होना चाहिए आपको। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर नहीं भी पता है तो एक बार ज़रूर उसको पता करना और उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोलते हैं विच मुगल एम्परर
अच्छा, हिमाचल का एरिया तो मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ये हिमाचल का एरिया है। बड़ा ही कॉमन है, परंतु ज़रूर याद रखना है। आगे 20 में बोलते हैं, विच मुगल एम्परर ऑर्डर्ड दी डेमोलिशंस ऑफ ऑल टेम्पल ऑफ चंपा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1678। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है गिरिराज पत्रिका में जब हमने चंपा सीरीज कवर किया था। तो बोलते हैं कि किस मुगल सम्राट ने 1678 में जो था वो चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो एक सम्राट ऐसा हुआ जिसने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, वो था औरंगजेब। और ये कब दिया? 1678 में दिया गया। उस टाइम चंबा का राजा कौन था? चंबा का राजा चतर सिंह जो था वो उस टाइम हुआ करता था। यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? चतर सिंह यहाँ का राजा था, 1678 में आदेश दिया गया, औरंगजेब ने ये आदेश दिया और चंबा रियासत को ये आदेश दिया गया। आपने ध्यान रखना है कि आज्ञा का पालन नहीं किया गया था। चतर सिंह ने मानने से इनकार कर दिया कि वो मंदिरों को नहीं तोड़ेगा। अब जब औरंगजेब को पता चला कि मंदिरों को तोड़ने से इनकार कर दिया है तो उसने बुलाया उसको दिल्ली दरबार, परंतु यहाँ से क्या हुआ, औरंगजेब के बुलाने के बावजूद भी चतर सिंह नहीं गया। उसने अपने भाई को और एक और राजा कोई किसी रियासत का लिया, उनको भेज दिया। वो लोग भी क्या किए, वो लोग भी दिल्ली तक नहीं पहुंचे, रास्ते से ही जो था वो वापस आ गए थे, वहां तक नहीं गए थे। और कुछ उस टाइम बैटल वगैरह चली थी तो वो भूल भी गया था मामला, ज़्यादा उछल नहीं पाया था ये मामला। अगर हम चंबा की बात करते हैं तो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी और चंबा रियासत की स्थापना जो था वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा रियासत की स्थापना लगभग 550 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी और चंबा शहर जो है इसकी स्थापना लगभग 920 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। 920 में जो था वो साहिल वर्मन के द्वारा चंबा की यह स्थापना जो था वो की गई थी। चंबा के अलग अलग राजा हुए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वो कौन थे? तो राजा प्रताप सिंह जो था वो अकबर के समकालीन थे। और चंबा का एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबा के ऐसे राजा कौन थे जिन्होंने चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो बनवाया था? तो वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था, ये आप बताएंगे कि राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया था वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बना था। चंबा का एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरी सिंह म्यूजियम जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है वो चंबा में स्थित है, उसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी? तो 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी और ये चंबा का सबसे पुराना म्यूजियम है, ये भी ध्यान रखना है। राजा भूरी सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे, इन्होंने अपने ही नाम पर ये बनवाया था। और चंबा के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का नाम ध्यान रखना है कि ये चंबा के आखिरी राजा हुआ करते थे। देखिए, एक एग्ज़ाम था जिसकी लास्ट डेट थी भरने की 17 तारीख, मैंने बताया भी था। 17 तारीख से पहले मैंने 17 तारीख को भी बताया था, 16 तारीख को भी वीडियो बनाकर बताया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें तो नोटिफिकेशन आई ही नहीं। 18 तारीख को जब वो कहने लगे, देखिए आप एक बात जान लीजिए कि टेलीग्राम पर भी मैंने वो 2-3 बार आपको रिमाइंड करवाया था, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी की सारी। ऑल एग्ज़ाम 31 करके जो है आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोवाइड जो है वो करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प करती है। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखा है ना तो आपको डेफिनेटली वो नोटिफिकेशंस, वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।